नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नारायण द्विवेदी। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। दो लोकतंत्र के बीच में जब ट्रेड डील या बातचीत का दौर शुरू होता है तो पूरी दुनिया की निगाहें लगी होती हैं इस बात को लेकर के, क्योंकि ट्रेड डील होती ही ये चीज है। दो देशों के बीच में जब ट्रेड डील की बात है तो समझ लेते हैं कि ट्रेड डील है क्या चीज। दरअसल ट्रेड डील जब दो देश किसी माल को लेकर के, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर के एग्री होते हैं कि इस माल पर हम इतने % इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, उससे ऊपर नीचे फिर वो हो नहीं सकते हैं जब तक वो डील जारी है। उसे मिनिमम पर लाने की कोशिश होती है कि आप हमारे प्रोडक्ट पर कितना मिनिमम ला सकते हैं, हम आपके प्रोडक्ट पर कितना मिनिमम ड्यूटी ला सकते हैं। इस पर यह तो रही बात ट्रेड डील की। अब बात करते हैं कि अमेरिका आखिर है क्या चीज। अमेरिका को लेकर इतनी बड़ी बातें क्यों हो रही हैं। अमेरिका, जान लीजिए कि भारत का सबसे लार्जेस्ट डेस्टिनेशन एक्सपोर्ट का अगर कोई देश है तो अमेरिका है। 19.3% एक्सपोर्ट केवल अमेरिका को भारत का होता है। अब ये नेक्स्ट डेकेड जो अगले दशक तक है, ये लगभग डबल होने का अनुमान है। मतलब इतने बड़े देश के साथ हम जब टेबल पर बैठते हैं तो फिर बात क्या होती है, ये पूरी दुनिया सुनती है। अब सवाल ये है कि इससे फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा। इन दोनों को बहुत इत्मीनान से समझेंगे और ये भी देखेंगे कि पेच आखिर कहां पर फंसी है। तो शुरुआत करते हैं कि फायदे की। अगर ये डील होती है तो ब्लूमबर्ग की एक इकोनॉमिक रिपोर्ट कहती है कि 0.6% इमीडिएट जीडीपी में हाइक आएगा और 64% तक एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा भारत का। और ये बहुत बड़ी बात है। इससे मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा इजाफा होगा। अब मैन्युफैक्चरिंग, आप जानते हैं कि सर्विस पर आधारित कोई भी देश अपने आप को आत्मनिर्भर अगर कहे तो वो केवल एक भ्रम है। इसलिए भी है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के बल पर ही चीन आज पूरी दुनिया को धमकी दे रहा है, पूरी दुनिया पर काबिज है। क्योंकि अगर कोई देश बैन लगाने की बात कहता है तो ठीक है एक हद तक, पर लेकिन जो देश बैन लगाएगा ना वो घुटने पर आ जाएगा, क्योंकि वस्तुओं की जरूरत तो सबको होती है। सर्विस बिना तो एक बार जिया भी जा सकता है। खैर, भारत की मैन्युफैक्चरिंग 64% अगर बढ़ जाएगी, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी बहुत तगड़ी, जिसमें भारत आत्मनिर्भर बनेगा। टेक्सटाइल, टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर और जितने भी कंज्यूमर गुड्स हैं, इन सब में बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी, जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। अब इस पर बात करते हैं कि नुकसान क्या है। नुकसान की बात पर पॉलिटिकल बात थोड़ा कर लेते हैं। पॉलिटिकल बात ऐसे करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआती दौर पर जब चीन को हुंकार मारते हुए इलेक्शन जीते, उसके बाद से जब चीन का रट लगाते लगाते और धीरे से 100 देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ जब थोप दिया तो वहां पर लोग अचंभित रह गए कि ऐसा क्यों हुआ, ये पूरी दुनिया पर ऐसा क्यों हुआ। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को समझने वाले नेता ये समझते हैं कि ये कैपिटलिस्ट एक नेता होता है, ये अल्ट्रा कैपिटलिस्ट नेता है। इनको कोई मतलब नहीं एथिक्स से, विचारधारा से कोई मतलब नहीं है, आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं। इनको मतलब है तो केवल इकोनॉमिक्स से, वो भी प्योर इकोनॉमिक्स से, और अपने देश से कि फायदा कहां हो रहा है उससे मतलब है। इन्होंने 100 देशों पर जब टैरिफ 26% भारत सहित जो अन्य स्लैब में अलग अलग परसेंटेज की टैरिफ जो पूरी दुनिया में ठोका, उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद अमेरिकी इकोनॉमी हिल गई। वहां के इन्वेस्टर हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए डुबा दिए शेयर मार्केट। सवाल उठने लगे। जब सवाल उठने लगे तो डोनाल्ड ट्रंप को 90 दिनों के लिए इस डिसीजन को रोकना पड़ा। वो 90 दिन 9 जुलाई को पूरे हो रहे हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि भाई 9 जुलाई तक एक डेडलाइन है, अगर आप नहीं करोगे तो फिर से 26% लग जाएगा। अब 26% लगने और डेडलाइन की बात पर जब पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि हमारे लिए कोई बाउंडेशन नहीं है डेडलाइन। हम डेडलाइन नहीं मानते हैं, हम ये मानते हैं कि चीन और वियतनाम से बेहतर हमारी ट्रेड डील होनी चाहिए, हम इतना जानते हैं। हमें उनसे ज्यादा बेहतर नेगोशिएशन करनी है। दूसरी बात, उन्होंने उनसे पूछा गया कि किसान के मसले पर आप क्या कहें।
किसानों का जो मसला है कि विपक्ष बिल्कुल लपक लेने को बैठा है कि भाई किसान का मसला उठे और आप किसान के मसले पर आप झुक जाएं, क्योंकि बार बार हमला तो हो ही रहा है, राहुल गांधी कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी फिर झुकेंगे, देख लीजिएगा। तो उस मसले पर भी ये बात चल रही है। तो उन्होंने साफ कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएई और मॉरिशस के साथ जो एग्रीमेंट किए थे ना, उसमें भी नहीं झुके हैं और आज भी नहीं झुकेंगे। मोदी सरकार किसानों के लेकर के सबसे ज्यादा खुले माइंड की और सबसे ज्यादा चहेती सरकार है, उनका हित सबसे ज्यादा चाहती है। और अब ये कहा गया है कि भाई इसमें ये आकलन है कि अगर 26% जो टैरिफ लगनी है और 9 तारीख की डेडलाइन अगर आप क्रॉस करते हो तो आगे क्या होगा, आगे दिक्कत हो जाएगी। आगे दिक्कत ये होगी कि रिपोर्ट में कहा गया है ब्लूमबर्ग की कि 1/3 एक्सपोर्ट गिर जाएंगे तत्काल प्रभाव से और 0.7% जीडीपी पर असर आएगा। मतलब सरकार को करना तो पड़ेगा, नहीं करेंगे तो जो मैन्युफैक्चरिंग, जो आत्मनिर्भर का नारा इतना बड़ा लग रहा है, दबाव तो है अमेरिका की तरफ से डील स्वीकार करने को लेकर के और भारत की तरफ से कि अगर स्वीकार गलत तरीके से कर ली तो फंसेंगे। इसे बोलते हैं पॉलिटिकल सुसाइड, वो सरकार करेगी नहीं। अब बात करते हैं कि मामला अटका कहां है आखिर। मामला दरअसल अटका ये है कि 2-3 चीजों को लेकर के अटका है मामला। एक डेयरी प्रोडक्ट को लेकर के जो किसानों से संबंधित है, सोयाबीन और मक्का और गन्ने को लेकर के। गन्ना मतलब आप एथेनॉल को लेकर के, एथेनॉल गन्ना से निकलता है, इन चीजों को समझते हैं। भारत को आगे आने वाले सालों में 3 लाख मैट्रिक टन दूध की जरूरत पड़ेगी। अब ये भारत कितना बड़ा बाजार है कि अभी दूध और डेयरी प्रोडक्ट के दाम कितने हाइक पर हैं, आप सोचिए जरा। इस मार्केट को अगर हैवी सब्सिडाइज्ड अमेरिकन फार्मर के हाथ अगर ये मार्केट लग गई तो क्या होगा? क्या यहां बात इसकी नहीं है कि इंडियन फार्मर वर्सेस अमेरिकन फार्मर, इसकी बात नहीं है। बात इसकी है कि सब्सिडी की भारत सरकार क्या अमेरिकी सरकार से सब्सिडी के मामले में कंपटीशन कर पाएगी? शायद नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी तरीके से दूध हुआ, डेयरी प्रोडक्ट हुआ, सोयाबीन, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो किसान हैं वो सोयाबीन लाखों हेक्टेयर में ये सोयाबीन की फसल जो है उगाते हैं, करते हैं। अगर ऐसा हुआ फिर क्या होगा? प्रोटेस्ट होंगे, विपक्षी पार्टियां तो एकदम लपक के ले लेंगी मामले को। और फिर एक एथेनॉल ब्लेंडिंग, एथेनॉल जो चल रहा है इस समय, फ्यूल पर एथेनॉल ब्लेंड करके बेचा जा रहा है। ये एथेनॉल किससे बनता है? गन्ने के उससे बनता है। अब अगर गन्ने से बनता है तो एक गन्ने का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा बेल्ट है किसानों का, वो भड़क जाएगा। मक्का भी यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर होता है, साउथ में भी होता है। यहां पूरे किसान भड़क जाएंगे। और सुनिए, भारत में 70% डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोग किसानी से जुड़े हैं साहब, तो समस्या तो हो जाएगी ना। आपको पॉलिटिकल सुसाइड करना है तो कोई बात नहीं। और विपक्ष ताक में बैठा है, क्योंकि अभी विपक्ष के पास 1-2 मसले हैं, आरक्षण, सामाजिक जातिगत जनगणना, ये सब मसले हैं। ताक में बैठा है कि प्राइवेट सेक्टर को भी जो है सामने लिया जाए, आरक्षण में शामिल किया जाए। और अगर आपने गलती से दे दी ये पारी तो खेल जाएगा विपक्ष और बहुत तगड़ा प्रदर्शन होना है फिर देश में, जिसे आप संभाल नहीं पाएंगे। अब देखते हैं कि जो डील हो रही है, भारत जिससे टेबल पर जिसके साथ बैठा है, जिस लीडर के साथ बैठा है, वो लीडर कौन है? दरअसल लंपेन कैपिटलिस्ट बोलते हैं ऐसे लीडर को, जो आइडियोलॉजिकल बेस पे नहीं चलते हैं, केवल पूंजी के बेस पे चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप लंपेन कैपिटलिस्ट इनको बोला जाता है। अब देखिए उदाहरण बताता हूं। भाई डील तब होगी ना जब आप एक ऐसे नेता के साथ बैठेंगे जो इकोनॉमिक के अलावा आइडियोलॉजिकली, फिलोसॉफिकली और जो आपसे 1-to-1 और कल्चरली जुड़ता है, उस व्यक्ति से डील करने में नेगोशिएशन होती है। उस व्यक्ति से जो शुद्ध रूपेण इकोनॉमिक पर काम करता है, उस व्यक्ति से आप कैसे डील करोगे, किस कदर डील करोगे, किस स्थिति पर जाएगी वो डील, इसको समझना जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप केवल अपना देखते हैं। चीन
जब चुनाव में आए तो चीन से लेकर के बात विवाद शुरू हुआ कि भाई चीन ये कर रहा है, चीन लूट रहा है, चीन माल डंप कर रहा है, यहां से बात शुरू हुई है। इसके बाद आते ही वो नाटो को धमकी आने लगे कि भैया अमेरिका ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है नाटो में, डिफेंस बजट में, और लोग नहीं कर रहे हैं, हम नाटो खत्म कर देंगे। वहां दिक्कत हुई। इसके बाद जापान से पैक्ट है इनका, जापान और साउथ कोरिया से सिक्योरिटी पैक्ट है, उसको लेकर के कह रहे हैं भैया पैसा ज्यादा दो, बात नहीं बनेगी, फोर्स हटा लेंगे। अब वहां दिक्कत। इसके अलावा फिर आप देखिए कि क्वाड कितना मजबूत, बराक ओबामा और इनके समय में कितना मजबूत एक स्तंभ बन के उभरा था, पर लेकिन आज क्वाड की वैल्यू क्या रह गई? ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा, एक तरफ से पाकिस्तान का सपोर्ट हुआ, क्या मामला क्या हुआ? दरअसल अब ये सोचेंगे आप कि पाकिस्तान परस्त है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान परस्त नहीं है। दरअसल मामला ये है कि उसे ईरान पर हेल्प चाहिए थी, पाकिस्तानी एयरबेस चाहिए था, मुनीर गए, उसकी बात भी हुई तत्काल, ऑपरेशन सिंदूर के तत्काल बाद आसिम मुनीर पहुंचे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई कि भैया एयरबेस और ईरान को देख लेना, क्या देख लेंगे, टेंशन मत लीजिए। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आप देखिए कि सबसे ताज्जुब की बात, और पूरी दुनिया चौंक के रह गई कि अलकायदा कमांडर से जाके अपनी मिडिल ईस्ट की यात्रा में उन्होंने हाथ मिला लिया, जिसपे $1 अरब का इनाम था, जिसने हजारों अमेरिकन सैनिकों को मारा था, उस अलकायदा कमांडर से हाथ मिला लिया। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट का दबाव कि भैया सुलह कर लीजिए, काहे अगर ट्रेड करना है तो सुलह कर लीजिए, कर लेंगे सुलह, कोई दिक्कत नहीं। खैर, ये ऐसे व्यक्ति हैं, आपको बताएं, कि जिन्हें अपना फायदा चाहिए, इन्हें स्थिति, जियोपॉलिटिक्स, एथिक्स और आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। ये चीन को, कम्युनिस्ट चीन को और डेमोक्रेटिक भारत को एक तराजू पर रखते हैं, और इस्लामिस्ट पाकिस्तान को भी एक तराजू पर रखते हैं, क्योंकि पैसा सामने रखा है। रिपोर्ट अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर रखें। नमस्कार।